वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार कुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक, और उम्मीद करते हैं कि साल 2020 के जितने प्रॉब्लम्स थे स्पेशली कोविड की वजह से वो तमाम दूर हों और 2021 हम सब के लिए बहुत अच्छा साल हो। तो आप सबके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात और साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से भी नेक ख्वाहिशात, चूंकि साल 2020 में क्रिकेट जरूर पाकिस्तान में हुई लेकिन दीगर खेलों के ज्यादा मुकाबले नहीं हो सके जो कि दुनिया भर की सूरत हाल थी। लेकिन आज के प्रोग्राम में 2020 को भी डिस्कस करेंगे, जो साल पाकिस्तान का गुजरा स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और फिर साल 2021 जिसमें काफी चीजें ऑलरेडी प्लान है। वर्ल्ड T20, एशिया कप, पाकिस्तान सुपर लीग का पाकिस्तान में होना, तो काफी कुछ है क्रिकेट में जो शायद 2020 में थोड़ी बहुत बल्कि काफी हद तक जो कमी रह गई थी वो 2021 में पूरी हो सकती है। और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की वॉइस ऑफ क्रिकेट इनको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इनकी इंटरनेशनल वैल्यू है, इंटरनेशनल जो कमेंट्री कह लें या एनालिज्म के अंदर। सो रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, साउथ अफ्रीका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नया साल सबसे पहले सर आपको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक और शुक्र है 2021 शुरू हुआ है यार, इसलिए कि तड़पा दिया 2020 ने। बट एनीवे ऑल द बेस्ट एंड उम्मीद यही करते हैं कि सबकी सब ख्वाहिशात इस साल पूरी हों। जी हाँ, और जैसा आपने कहा कि 2020 को सब खुदा हाफिज कह के खुश हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपको 2021 में पहले ही दिन साउथ अफ्रीका में देखकर, तो ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि ट्रैवल शुरू हो गए हैं, क्रिकेट हैपनिंग हो रही हैं। तो रमीज भाई 2020 के ऊपर अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट पे हम बात जरूर करेंगे, लेकिन जो कोविड के चैलेंजेस रहे और फिर जो सूरत हाल बन गई, क्रिकेट के चैलेंजेस, वर्ल्ड T20 नहीं हो सका, लेकिन फिर आप समझते हैं कि अच्छा खासा रिकवर कर लिया क्रिकेट ने, अच्छी खासी क्रिकेट हमें देखने को मिल गई, जो शायद एक मौके पे ऐसा लग रहा था जैसे 2020 कहीं खाली ना चला जाए। नहीं, फुटबॉल अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का एक तरह से हाई पॉइंट है और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, सो क्रिकेट ने फुटबॉल के एतबार आके मुकाबला किया। ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएट हुए और फिर वो जो एक पहला स्टेप लेना जो होता है ना, वो फिर जब एक दफा दिया एक टीम ने तो उसके बाद फिर आसानियां हो गई। मगर पाकिस्तान को खास दाद देनी पड़ेगी गफ्फार के, घर में हमने बहुत बड़ा ये एक्सपेरिमेंट किया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सब चीजें ठीक ठाक हो गई। सो उस लिहाज से हमारी साख बनी इंटरनेशनल अरीना में और उम्मीद यही करते हैं कि आगे चल के भी क्रिकेट होती रहेगी और क्राउड्स के साथ अब होगी। मगर क्रिकेट जो है उसने बहुत बड़ा स्टेप लिया ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये T20 जिसको 2020 हम कह सकते हैं, बड़ा कोई लंबा मैच पड़ गया, बड़ा मुश्किल मैच पड़ गया। शुक्र है कि अब इसको हम खुदा हाफिज कह रहे हैं। लेकिन अमीश भाई अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हम बात करें, एक अच्छी चीज, दो फेजेस में इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑब्वियसली जो प्री कोरोना सूरत हाल थी, जहां हमने पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेली, होम सीरीज के मैचेस भी जीते, ऑस्ट्रेलिया में हम जरूर हारे थे साल के शुरू में, पाकिस्तान सुपर लीग बड़ा सक्सेसफुली हुआ। तो आई थिंक ये जो एलिमेंट है पाकिस्तान का, जो होम सीरीज का था बिफोर कोरोना, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम वापस आते हैं कोरोना के बाद की सूरत हाल पर। हाँ देखिए, घर में जीतना बड़ा जरूरी था पाकिस्तान के लिए कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए, और ये नए प्लेयर्स भी हैं, कुछ पुराने प्लेयर्स कभी पाकिस्तान में पहले नहीं खेले थे, तो अजीब मुश्किलात से घिरी रही है हमारी क्रिकेट। बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी घर में, क्योंकि अमूमन घर में टीम्स जो हैं वो जीतती हैं, उससे कॉन्फिडेंस लेके फिर अवे टूर्स पे जाती हैं और नए प्लेयर्स मिले, आपको रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। 17 साल के फास्ट बॉलर ने हैट्रिक ली। सो इस तरह की बाबर आजम का बड़ा ग्रेट साल रहा। सो ये बहुत बड़े प्लस थे पाकिस्तान के लिए, और ये इसलिए सब चीजें हो सकी कि हमने घर में क्रिकेट दोबारा से रीलॉन्च की। और मुझे याद आ रहा है कि जब ये, अगर हम प्री कोरोना सीजन को अगर इस पर वाइंड अप करें, तो कदाफी स्टेडियम लाहौर में जब आप एंटर हो रहे थे PSL के प्लेऑफ के लिए, तो मैं शायद पहला शख्स था जिसने आपको बताया, या आप थोड़ा पढ़ ही रहे थे उस वक्त कि जी ये क्या हो गया, सस्पेंड हो गई PSL। तो वो लम्हा भी रवीज भाई याद आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत थी। मुझे याद है कि आप तो बड़ा रेडी होके और सबसे पहले मुझे पता है पहुंच जाते हैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ, एंड सडनली यू केम टू नो कि मैच ही नहीं हो रहा। देखिए वही इसलिए डिसअपॉइंटमेंट थी कि मतलब एक फॉल्स अलार्म के ऊपर इतना बड़ा इवेंट पोस्टपोन करना पड़ा। सो वो भी एक सबक होना चाहिए कि आगे चल के इतनी ज्यादा नी जर्क आप रिएक्शन ना दिखाएं। किसी को इंग्लैंड में जाके अगर एक छींक आ गई, उसके बेस के ऊपर PSL जो है वो पोस्टपोन उसका फाइनल फेस करना पड़ गया। तो मुझे इसलिए फ्रस्ट्रेशन बहुत थी, मगर खैर एहतियात भी जरूरी होता है। सो वो जो लम्हात थे और वो जो फेस था वो बड़ा अजीब सा चल रहा था, इसलिए कि आपको आइडिया नहीं था कोविड-19 को किस तरह से टैकल करना है। और
कितना ये डैमेज कर सकती है आपको. सो आई थिंक सेफ्टी वाल्व जो है वो इग्नाइट किया गया और उस लिहाज से शायद चले एक रीजन बनता है, मगर डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि किसी को छींक आई इंग्लैंड में जहाज में और उसने ट्वीट किया और उसके बेस के ऊपर आपका फाइनल फेज उड़ गया. बिल्कुल ठीक आपने कहा। और पीसीबी अवार्ड्स का भी अब जिक्र कर लेते हैं। प्रोग्राम के शुरू में चूंकि पाकिस्तान के अवार्ड्स हैं, आईसीसी अवार्ड्स के बाद तो तूफान आ गया था ट्विटर पर कि हमारे खिलाड़ियों को नहीं लिया गया। तो हमारे अवार्ड्स थे, हमारे खिलाड़ियों ने जीतना था, लेकिन कौन अवार्ड जीता है आपको जाके पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं पीसीबी अवार्ड्स की। रमीज भाई भी ज्यूरी में शामिल थे, कुछ उनसे पूछेंगे भी कि अवार्ड्स के हवाले से उनकी क्या राय है। आप रिपोर्ट देखिए। सालाना अवार्ड्स की 12 कैटेगरीज में नामजदगियों का फैसला आजाद ज्यूरी ने किया। बाबर आजम को व्हाइट बॉल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के साथ मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से भी नवाजा गया। Really floated up from Rashid, and that is put away nicely yet again. मोहम्मद रिजवान टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। Throws of some genuine carnage, and he cuts that away. Reaches his 4th half century in Test matches. न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाने पर फवाद आलम को साल 2020 की बेहतरीन इंफरादी परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। He's gone for it. He's got in the gap. It could go all the way. It does go all the way. That's 100. फास्ट बॉलर नसीम शाह को बेस्ट इमर्जिंग इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। कामरान गुलाम को डोमेस्टिक के बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड मिला, जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड विकेटकीपर रुहेल नजीर के नाम रहा। आसिफ याकूब साल 2020 के बेहतरीन अंपायर करार दिए गए। आलिया रियाज वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जबकि फातिमा सना को वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के एजाज से नवाजा गया। तो पीसीबी अवार्ड्स, और यकीन तौर पर रमीज भाई एक चीज तो है कि आईसीसी अवार्ड्स के बाद पाकिस्तान में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, उस पर भी मैंने अगर आपसे आपकी राय ले लूं। ऑब्वियसली क्राइटेरियाज बहुत है, लेकिन मैं आकाश चोपड़ा को सुन रहा था, बहुत अच्छे, वो भी एक क्रिकेट एनालिस्ट है, उन्होंने भी बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि पाकिस्तान का कोई एक खिलाड़ी ना हो। इट डजंट मेक सेंस। क्या पाकिस्तान खेला नहीं? क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी? जबकि चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, नंबर 1 टेस्ट और T20 की रैंक टीमें रही। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजुअली वो जो ब्रिलियंस 90s में थी आप लोगों के दौर में, उसकी कमी थी, लेकिन स्टिल पाकिस्तान का अवार्ड में बिल्कुल ना होना, ये कितना हैरान कुन था। देखिए, मैं इस ज्यूरी का मेंबर था आईसीसी की भी। Okay. और उसमें नाम दिए गए थे इसलिए कि बाबर आजम जो है वो हर कैटेगरी में खड़े होते थे और वैल्यूएबल प्लेयर भी हैं, दुनिया को पता है, टॉप 4 की लिस्ट में आते हैं वो तीनों फॉर्मेट्स में। सो मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई थी क्योंकि बाबर आजम कहीं ना कहीं जरूर फीचर करने चाहिए थे, मगर फिर आपका मुकाबला होता है डेकेड में फिर बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस बाकी देखनी पड़ती हैं शायद, क्योंकि जो फाइनल ज्यूरी जिसने सिलेक्ट किया उसमें मैं पार्ट नहीं था, मगर जो एक प्रिलिमिनरी ज्यूरी जो कि अपने नाम देती है उसका था मैं। सो फाइनल डिसीजन मेरे हाथ में नहीं था। ये जो पीसीबी के अवार्ड्स हैं ये एक अच्छा एक तरह से बिगिनिंग है, इसलिए कि आपको इनकरेजमेंट होगी हर साल जो है ये अगर मुनक्किद होते हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी आती है और इस तरह की ज्यूरी आप बनाते हैं जिसमें स्टैट्स बेस्ड भी लोग हैं और मीडिया से भी है और एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, कमेंटेटर्स भी हैं, उससे फर्क पड़ जाता है क्योंकि आपको ओवरऑल 360 डिग्री का व्यू मिल जाता है। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे चल के बहुत सारे और भी हमें यंगस्टर्स दिखने को मिलेंगे और पीएसएल के थ्रू हीरोज बनेंगे। आई थिंक व्हाइट बॉल पे T20 का अलग से एक खाना जरूर होना चाहिए क्योंकि T20 जो है प्रॉपर सब्जेक्ट हो गया हुआ है और 50 ओवर्स जो है वो अलग सब्जेक्ट है। बट मैं समझता हूँ क्योंकि T20 जो है एक मॉडर्न प्लेयर है और बहुत ज्यादा उसमें लोगों का इंटरेस्ट रहता है, वहां पे भी आई थिंक एक कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है, पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर जो क्रिकेट बोर्ड ने आज पीसीबी अवार्ड्स अनाउंस किए विनर्स, उनके हवाले से मजीद रमीज भाई की राय जानेंगे। इसके साथ साथ दीगर मौजूदात से बात होगी। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और रनाउंड कमेंटेटर रमीज राजा हमारे साथ मौजूद हैं। पीसीबी अवार्ड्स की ज्यूरी में शामिल थे दीगर और काफी, जिनमें सलीम यूसुफ, इसके साथ साथ राशिद लतीफ और फिर अब्दुल माजिद भट्टी, आलिया रशीद, काफी एक रिस्पेक्टेड ज्यूरी थी जिन्होंने अवार्ड्स का फैसला किया। लेकिन रमीज भाई, अगर मैं दो क्रिकेटर्स के हवाले से पहले आपसे जान लूं, शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंसेस हैं ओवर द ईयर्स और स्पेशली कंसिस्टेंट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, अनलकी नहीं है वो अगर किसी भी अवार्ड में नहीं आ सके, बिकॉज इस वक्त वो लीडिंग पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं और फिर तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं जो बड़ा रेयर है आजकल। कोई शक नहीं है इसमें कि बेइंतहा पोटेंशियल है इनमें और
मैं समझता हूं कि जो जिस गिनती में ये आ रहे थे वहां पे एक दो प्लेयर्स थे जो इनको थोड़ा सा एज आउट कर रहे थे, थोड़ा सा इनसे आगे थे रेस में, क्योंकि बाबर आजम का इनक्रेडिबल साल रहा है, उनकी एवरेज 100 में है वनडेज में, इसी तरह T20s में 60 की एवरेज शायद खेलते हैं वो, टेस्ट क्रिकेट में उनकी सेंचुरीज और बहुत जबरदस्त सीजन रहा उनका, सो उनको इग्नोर करना मुश्किल था। हालांकि मैं समझता हूं कि बॉलर की जो एक इफादियत है या जो क्रिटिकल उसका एक इंक्लूजन होती है प्लेइंग 11 में, उसका जो एक रिजल्ट वो देता है वो मैच विनिंग रिजल्ट देता है, और आगे चल के शाहिन शाह अफरीदी मेरे ख्याल से इस लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि राउंड द कॉर्नर है, क्योंकि जितनी उनमें पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ थोड़ी सी पेस उनकी और इंक्रीज होनी है, एक 5 विकेट हॉल भी नहीं था उनका इस साल में, सो उम्मीद यही करता हूँ कि अगले टेस्ट मैच में 5 विकेट लेंगे और पाकिस्तान को मैच जिताएंगे। जी हाँ, 5 विकेटें उन्होंने बहरहाल लिमिटेड ओवर्स में तो ली, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हम बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि 5 कहते हैं ना, जैसे शेब अख्तर कहते हैं पंजा कोई दसा लग जाए, तो वो हो नहीं रहा हमारे पास। इसके साथ साथ रमीज भाई अगर बात करें मोहम्मद हफीज के हवाले से, जो है वो T20 क्रिकेट पे बात हो सकती है लिमिटेड ओवर्स में। इंग्लैंड में एक बड़ी मैच विनिंग इनिंग खेली 99 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लोग कह रहे हैं कि उनका नॉन इंक्लूजन भी थोड़ा सा लोगों को लगता है कि शायद वो भी कंसिडर हो सकते हैं। दूसरा रमीज भाई, आज मुझे पता है कि आप कितनी इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं और आप अपने दिल से बात करते हैं। लोगों ने एक तासुर लिया हुआ है सोशल मीडिया पे कि शायद आप बड़े खिलाफ हैं शेब मलिक के, हफीज के। आज मौका है, मैंने कहा नया साल है, ये बात भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैंने बहुत क्रिकेट देखी है, बहुत क्रिकेट खेली है, बिल्कुल, और मेरे एक्सपीरियंस में एक 40 साल का बैट्समैन आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता। कुछ पिछले कई सालों की हिस्ट्री आप उठा के देख लें, इवन द लाइक्स ऑफ MS धोनी जो है, वो जो ग्रेट प्लेयर्स रहे हुए हैं, वो जब नीचे आए तो वो भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गए और फारिग हो गए। गांगुलीज हैं, आपके द्रविड्स हैं, तेंदुलकर्स हैं, ये मिड 30s में जाके मैच विनर कम रह जाते हैं, और फिर उनको जो क्वेश्चन मिलता है वो इर्द गिर्द के बैट्समैनों से मिलता है। मगर पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि बैटिंग हमारी जनरली कमजोर है। सो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर आपने T20 क्रिकेट को एक तरह से फॉर्मूला बनाया हुआ है, और होना चाहिए कि जहां पे यंगस्टर्स को ज्यादा खिलाया जाए, क्योंकि बेतहा T20 क्रिकेट हो रही है दुनिया में, सो आपकी टीम का जो एक कॉम्बिनेशन है आप वो बेहतर तरह से फॉर्मुलेट कर लेंगे बिफोर द वर्ल्ड कप। तो ये एक मेरा प्रिंसिपल स्टांस है, ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि होने वाला नहीं है, और आप आगे चल के देखिएगा कि आई विल बी प्रूव्ड राइट। नंबर 2 ये कि उनका बहुत ही एक तरह से जबरदस्त सीजन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये मैं उम्मीद ही करता हूँ इसी तरह से खेलते रहे, क्योंकि अगर वो फॉर्म में खेलेंगे उसमें पाकिस्तान को फायदा है, और पाकिस्तान को भी सोचना है कि अभी भी अगर हफीज आपको रेस्क्यू करवाते हैं, सो बैटिंग का जो एबिलिटी और टैलेंट है उस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एक 40 साल का बैट्समैन सबको आउटथिंक और आउटस्मार्ट कर रहा है अपनी बैटिंग से। सो ये जो बाकी नए लड़के आ रहे हैं, इनमें इतना जोश और इतनी हिम्मत और इतना टैलेंट क्यों नहीं है? सो ये एक सवालिया निशान भी है। ठीक है, T20 सीरीज की अगर बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आपने बात की ना, बिल्कुल ठीक है कि हमारे यंगस्टर्स हैं। अब्दुल्ला शफीक लग रहे थे कि भी रेडी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, जो मुझे लगा, मेरा जो एक एक्सपीरियंस है। और हैदर अली में पोटेंशियल था भी, लेकिन वो भी वहां जाकर उस तरह नहीं खेल सके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो रमीज भाई, कंसर्न है आपको कि T20 के अंदर टॉप ऑर्डर बहुत वैल्यूएबल होता है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप तो वहां जाके बस कहते हैं ना छक्के चौके लगाने हैं, सीधा सीधा गेम ही यही है, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। देखिए, इन लड़कों का इसलिए ज्यादा कसूर नहीं है, एक तो वैसे बैटिंग पोटेंशियल पाकिस्तान में उस पाए का नहीं है जैसे कि हमारे नेबर कंट्री प्रोड्यूस करती है। सो हमें फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो सिस्टम को थोड़ा सा जगाना और पड़ेगा, वहां पे थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड और ऊंचा लेके जाना पड़ेगा, आपको नर्सरीज की तरफ जाना पड़ेगा, क्लब क्रिकेट क्या हो रही है। सो वो मैं तो चाहता हूं कि PCB अगर खुद से नहीं तो उसको आउटसोर्स करके एक पेपर प्रोड्यूस करे कि गलती हो कहाँ पे रही है, क्या कोचिंग हमारी गलत हो रही है जूनियर लेवल के ऊपर, कहाँ पे हमें मार पड़ रही है, और एक प्लेयर जो है वो क्वालिटी का वेल राउंडेड प्लेयर हम क्यों नहीं खड़ा करते टेस्ट मैच के लिए या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए, कि इंटरनेशनल बाकी टैलेंट को वो कम्पीट कर सके। तो मैं तो एक तो चाहूंगा कि इसके ऊपर जो एक थॉरो रिसर्च पेपर
पीसीबी निकाले जल्दी से, ताकि सबसे शेयर कर सके और प्रॉब्लम की तरफ हम उसको पकड़ सके। दूसरा ड्रॉप इन पिचेस है गफार, मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ, मैं अपने एनालिसिस में भी बात करता हूँ, इसलिए कि जब अब्दुल्ला शफीक को आइडिया ही नहीं है कि बाउंसी पिच पे रिस्ट नहीं मोड़नी है, आप ज्यादा शोल्डर से खेलते हैं, अपने हैंड से खेलते हैं और सीधा वी में खेलते हैं, आपने रिस्ट बाउंसी बॉल पे आपने रिस्ट मोड़ी तो टॉप एज ही लगेगी ना, या फिर आपको आदत पड़ी हुई है लेग साइड पे खेलने की। सो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल करें, बाउंसी पिचेस हो। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले इन बच्चों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो पिच इस्तेमाल हो, 2 पिचेस हो। इतना पैसा है माशाल्लाह से पीसीबी के पास, इसके ऊपर खास तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी क्रिकेट को डेवलप करने में बहुत ही एक क्रिटिकल प्ले पॉइंट है, जो कि आगे चल के हमारे यूथ के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि रमीज भाई 2 वर्ल्ड T20 आ रहे हैं, अगले नहीं बल्कि अब तो इस साल और फिर अगले साल हम कहेंगे, तो मेरा सवाल भी ज्यादातर वर्ल्ड T20 के हवाले से और फिर पाकिस्तान की जो T20 टीम है, जो न्यूजीलैंड में हमने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है, रिजवान की इनिंग को और हफीज की इनिंग को अगर हम निकाल लें, डू यू थिंक कि वी आर गुड इनफ कि हम वर्ल्ड T20 में जाके, बेशक वो इंडिया में हो रहा है जहां बाहर की टीमों के मुकाबले में हमें शायद कंडीशन सूट करेंगी, बट अभी हम कहां स्टैंड करते हैं रमीज भाई? हम मिड टीयर में हैं, इसलिए कि वहां पे स्पिन से मुकाबला होगा, वहां पे क्वालिटी की फील्डिंग होगी, हमारी फील्डिंग बहुत ही कमजोर है अभी भी। फिर उसके बाद जो है बॉलिंग जो है उसके ऊपर बहुत मेहनत है, तो तीनों चारों शोबों के ऊपर मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। वर्ल्ड कप इवेंट्स जो होते हैं ये आपको मेंटली चैलेंज करते हैं, क्योंकि आप एक दिन में खराब और अच्छे नहीं हो जाते, बट ओवरऑल आपको मेंटल कंडीशनिंग की जरूरत होती है, और फिर एडजस्टमेंट है, अडेप्ट करना है, क्या हमारी बैटिंग कर लेगी, फील्डिंग के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है। सो मैं समझता हूँ अभी बहुत काम करने की जरूरत है। रिजवान की अगर बात करें रमीज भाई, कंसिस्टेंटली उन्होंने एक चीज हमें बता दी करके कि हम जो समझ रहे थे उनकी लिमिटेशन, वो उससे अच्छा खेल सकते हैं। जहां जहां उनको मौका मिला उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, चाहे वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हो या न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां हमने भी क्रिटिसाइज किया कि वो लगते नहीं है T20 ओपनर, लेकिन आखिरी मैच में कुछ करके दिखा दिया। उनकी जो डेवलपमेंट रही या जो उनको चांसेस मिले, रिजवान के मुतालिक आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, इसलिए कि आपका सही है जो आपने देखा। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल है उनके लिए कि T20 में वो बड़े स्ट्राइकर बन जाएं, मगर अपनी बैटिंग को में निखार उनकी आया है और अब छक्के भी लगाते हैं, फिर टेम्परामेंट भी ठीक ठाक है, सोच समझ के वो बैटिंग की और आखिर तक लेके गए मैच और मैच जिताया। सो ये इससे बहुत हौसला मिलता है आपको, और एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के लिए। सो मेंटली स्ट्रांग है, टीम प्लेयर है। देखिए जब टीम प्लेयर होता है वो सक्सेसफुल ही होता है, क्योंकि वो फिर खुद गर्ज नहीं होता, वो फिर टीम के लिए खेलता है, उस तरह से सोचता है और फिर ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। रमीज भाई, टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छी चीज ये लगी कि आखिर में फाइट किया, फवाद आलम की सेंचुरी हो या रिजवान की वो इनिंग, उसके बाद टेलेंडर्स ने भी बहुत कम ही देखा है कि हमारे टेलेंडर इतनी गेंदें खेल जाएं या इतना उनको दुख हो रहा हो। पहले टेस्ट में जो परफॉर्मेंस रही रमीज भाई, उसको आप कैसे एनालिसिस करेंगे, और आपको लगता है कि बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की टेस्ट टीम शायद टेस्ट मैच जीतने के काबिल नहीं है फिलहाल जो हमारे पास प्लेयर्स हैं? देखिए एक तो बहुत ही अच्छी फाइट बैक थी, और मेरे हिसाब से इस तरह की जब फाइट होती है तो टीम इकट्ठी हो जाती है और अगले मैच के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि जब आप मैच हारते हैं तो जनरल वे टूट फूट हो जाती है ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। मगर ये फाइट जो हुई है इससे उंगलियां नहीं उठेंगी, बल्कि एक दूसरे को हौसला मिलेगा कि हम बस 5 ओवर्स दूर रह गए थे मैच ड्रॉ करने से, जो कि एक तरह से बहुत बड़ी जीत होनी थी पाकिस्तान की, क्योंकि अवे टूर्स पे हमें पता है कि हमारी बैटिंग लड़खड़ा जाती है। सो उससे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। मगर देखें अवे टूर्स पे हम जीतते नहीं है, और जब तक जीतेंगे नहीं हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, और कॉन्फिडेंस हमारी क्रिकेट में नहीं आएगा, प्लेयर्स में नहीं आएगा, और इसके लिए थोड़ी सी हमें और मेहनत करने की जरूरत है, सिचुएशन को समझने की, कर क्या रहे हैं। इसलिए कि स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पहले दिन में 225 रन किए, न्यूजीलैंड ने 3 विकेटें गिरी। सो विकेट ज्यादा पाकिस्तान ने ली नहीं है, कंट्रोल की तरफ चले गए, और उसके बाद कंट्रोल एक दफा जब लूज हो गया तो 425 रन करवा दिए। मेरे ख्याल से मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग थोड़ी सी नीचे आई हुई है, क्योंकि वो स्ट्राइक फोर्स रहे हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में। अगर वो विकेट्स नहीं लेते हैं तो बाकी ये यंगस्टर्स के ऊपर जो है प्रेशर पड़ जाता है। फिर यासिर शाह जो है वो एक सर्टेन कंडीशन पे आपको मैच विनर बन के साबित होते हैं,
बाकी जब अवे टूर्स पे जाते हैं, जनरली ऑस्ट्रेलिया में उनका अच्छा दौरा नहीं था बॉल के साथ, यहाँ पे न्यूजीलैंड अच्छी शुरुआत नहीं है, सो उससे फिर आपके आउट करने की विंडो और कम होती जाती है और प्रेशर पड़ जाता है बॉलिंग के ऊपर, फिर फील्डिंग भी सो है, सो जिसकी वजह से फिर आप एडवांटेज जो है लूज कर देते हैं। वो जो कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं ना, उसमें अगर आपको विकेट्स नहीं मिलती हैं और फिर आपके ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको आइडेंटिफाई कराए, सो फिर आप मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि जो आप जो स्टॉल सेटअप करते हैं वो पहली इनिंग्स में करते हैं बैट और बॉल के साथ। अगर आपने 400 कर दिया या अगर आपने 200 में टीम को आउट कर दिया, फिर टेस्ट मैच जीतना या टेस्ट मैच में एंगेज रहना अच्छे तरह से वो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर दानम की इनिंग पे मैं जरूर रमीज भाई की राय लूंगा, और स्पेशली जो 10 साल वो नहीं खेले, तो क्या ये क्या एक हमारे सिस्टम का फॉल्ट है या कभी प्लेयर्स के साथ इतनी नाइंसाफी हो जाए करती है। फिर दूसरा टेस्ट आ रहा है पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे रमीज भाई ने कहा कि ओवरसीज जीतेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद।